रहीम। आज जो मेरा बात करने का मकसद है और आप सबसे मुखातिब होकर बात कर रहा हूँ, तो उसका कई इश्यूज़ है पाकिस्तान में, मगर उसकी वन पॉइंट एजेंडा सिर्फ ओवरसीज़ के हवाले से बात करनी है। और मैं एज ए होल जो इस हुकूमत में ओवरसीज़ के साथ किया गया इंतहाई काबिल अफसोस और मैं कहता हूँ शर्मनाक है। जिस तरह उनको ट्रीट किया गया, जितने मुश्किलात से वो गुज़र गए, और इवन उसको अपने मुल्क आने में जो जो मुश्किलात है, तो समझ नहीं आ रहा है कि हमारे हुक्मरान क्यों कर रहे हैं और उनको किस जुर्म की सज़ा दी जा रही है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। मैं तो एक नतीजे पर पहुंच गया हूँ, और वो नतीजा ये है कि नियाज़ी साहब के जो भी जितने मोहसिन आए, वहाँ नवाज शरीफ वो जिसने उसके अस्पताल के लिए मुफ्त ज़मीन भी दी, फंडिंग भी दी, वही से शुरू करके ख्वाह ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो। आखिर में मैं ये कहूँगा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानों ने उनको उठा लिया, उनको फंडिंग की, उनका सपोर्ट किया, पाकिस्तान में अपने फैमिलीज़ को मजबूर कर दिया, और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है ओवरसीज़ की इमरान खान को ऊपर लाने में। तो ये भी उनका टारगेट रहा। उनके साथ जो जुल्म मौजूदा हालात में हुआ तारीख़ का हिस्सा बनकर रहा है। मैं कोई कौम परस्त नहीं हूँ, मैं एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी नेशनल पार्टी को रिप्रेजेंट करता हूँ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, जिसकी लीडरशिप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब के हाथ में है। और उनकी विजन पूरे पाकिस्तानियों के लिए है कि ख्वाह गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर से लेकर बलूचिस्तान और खैबर और कराची तक एक जैसा है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है तमाम पाकिस्तानियों के लिए। मेरा भी वही सोच है, इसलिए ये बात आज उर्दू में करता हूँ। मगर मैं कहता हूँ इसमें इन बकाया को भी हमारी साथ देने चाहिए जो पश्तो नहीं बोलते। और मैं कहूँगा कि जो के अलावा लोग हैं कि जो ट्रीटमेंट पर ओवरसीज़ में के ओवरसीज़ के साथ हुआ, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा एहसान किया है इमरान नियाज़ी पर, ज़्यादा सपोर्ट किया है इमरान खान पर, ज़्यादा वोट दिए बैट को, और दूसरी दफ़ा उनको लाया भी है, तो उसका तारीख़ में मिसाल नहीं मिलती। मैं आज मजबूर होकर के ये बात करता हूँ। मेरा ये आदत नहीं है कि इस तरह बातें करूँ। मैंने ये सीख लिया है कि दूसरे की इज़्ज़त कर लेनी चाहिए, और किसी की बेइज्जती और इस तरह बातें नहीं कर लेनी चाहिए। इज़्ज़त देना मुश्किल काम है, और वैसे जलील करना और ख्वार करना तो बहुत आसान काम है। मगर मैं मजबूर हो गया। मेरा ये दिल दुखता है कि वही चंद लोगों की, कई लोगों के डेथ्स हुए। मैं मिसाल के तौर पर दो तीन को आपको कोट करता हूँ। एक बंदा है महबूब रहमान वलद नौशरवान, जिसका ताल्लुक़ कंदील स्वाद से, तिराद से, और वो मर गए 24 अप्रैल को, उसकी डेथ हुई है। और उसी दिन से लेकर मैं वज़ीर हवाबाजी तक सबके साथ राबिते में हूँ कि उसकी डेड बॉडी को भेज दिया जाए, और उसके साथ उसका एक भाई को आना है, उसको भी अलाउ करें। बहुत अफसोस दुख की बात है कि हमारा कौन सा कसूर है, आज तक कामयाबी नहीं हुई। आज कह दिया कि चलो हम भेज देते, मगर कराची भेज देते, कराची एयरपोर्ट उसको भेजेंगे, फिर वहीं से खुद अपना इंतज़ाम करे। क्या हमारे साथ स्वाद तक कोई दूसरा हेलीकॉप्टर या कोई जहाज़ है कि वहीं तक लेके जाए? बहुत दुख और अफसोस की बात है। दूसरा बंदा है, ये मैं जो कोट करता हूँ, ये सारे जो लोग मुझे सुनते उसकी मालूमात भी कर सकते, जिसका नाम है मुबारक अली, और नसर खान उसकी वालिद साहब का नाम है, और उसकी डेथ हुई 24 मार्च को सऊदी में उसकी डेथ हुई। इसका ताल्लुक़ है साताल से, साताल बहरीन से, और ये हेल जनरल अस्पताल में उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है। मेरे साथ जो उनकी राबिता हुए उसके भी कोई 15 दिन, तकरीबन 10-15 दिन हो गए, और मैं भी डेली उसके पीछे लगा हूँ, डेली उसको परसू करता हूँ कि खुदा की लिए इस बंदे, वही जो हेल है वो काफ़ी दूर भी है रियाज से, उससे वही जो उसके लोग हैं उमरज़ादा वगैरह उसके साथ है, वही जाते भी है रोज़ाना, और वही तवाफ़ करते पाकिस्तान एम्बेसी और इसकी कि हमारी डेड बॉडी को भेज दिया जाए। आज तक उसमें कामयाबी नहीं हुई। कितनी अफसोस की बात है, कितनी दुख की बात है। इन लोगों की का कसूर क्या है? क्यों उसको नहीं भेजा जा रहा है? जब फ्लाइट्स आ रहा है तो डेड बॉडी से ज़्यादा ज़रूरी कौन कौन सा आइटम होगा, कौन सा बंदा कि जिसकी डेड बॉडी के सारे वही लोग इंतज़ार कर रहे हैं महीनों से। इसके लवाहिकीन और सारे लोग उसके लिए या पाकिस्तान में परेशान है, तो उससे इमरजेंसी और क्या हो सकती है? मगर उसका गुनाह है कि वो पख्तून है, उनका गुनाह है वो KPK से,
उनका गुनाह है कि उन्होंने बैट को उड़ दिया है, वही नुमाइंदे भेजे। मुझे बहुत दुख होता है, मुझे बहुत, मेरा आज दिल बहुत दुखी है। मैं इस टाइम का बंदा नहीं हूँ, मगर मुझे मुझे लोग फ़ोने करते हैं मुल्तान से कि जी हम मुल्तान एयरपोर्ट पर तो बहुत मुश्किल से है, यूएई से है, सऊदी से है, फला से है, और हमारे 4 दिन हो गए, हमारे टेस्ट ही नहीं हो रहा है। मैं डिप्टी कमिश्नर मुल्तान को बुलाता, वो दूसरे के पीछे लग जाता उनके खुदा के लिए इन लोगों के टेस्ट कराए। जब जिसकी टेस्ट हो जाए सिफारिश हो 3-4 दिन के बाद, फिर उसको रिजल्ट नहीं मिलता है, और जब रिजल्ट मिल जाए तो फिर उसके बाद उसको, अगर उसकी रिजल्ट भी बिल्कुल नेगेटिव आए, कोई कोई मसला नहीं है, तो उसको छोड़ा नहीं जा रहा है। वही पड़े हुए कोई सवाबी से मुझे फ़ोन, सवाबी के लोग फ़ोन कर रहे हैं, वही फाटा के मर्ज अजला के लोग फ़ोन कर रहे हैं। मेरे साथ कई नाम है, मैं किस किस का नाम ले लूँ। और वही जो एक मेरे, वही से दुबई से लोग, फॉर एग्जाम्पल एक खलील नाम है उसका, उसके 10 दिन मुल्तान में उसके भांजे के हो गए, वही यूएई से, फला से, मुख्तलिफ जगहों से कॉल ज़्यादा है कि हम तो इस तरह पड़े हुए, और हमसे वही जो सेंटर हैं उनके सेंटर बनाए तो उसमें इस तरह लूट रहा है, डेली इतने हज़ारों रुपए ले रहा है, कोई चीज़ प्रॉपर फूड और ये भी नहीं है, और रोज़ा है, गर्मी है, और इस तरह हमें ट्रीट किया जा रहा है। तो क्या जुर्म है हमारी? तो मुझे खुद शर्म आ रही है कि इन वाकई बेचारों की क्या क्या जुर्म है कि वही इस तरह पड़े हुए। किसी की आते मुल्तान से, किसी के आते फैसलाबाद से, किसी के आते लाहौर से। तो हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि इस KPK की आवाम की कौन सा बड़ा जुर्म है जो नियाजी को मालूम है कि क्यों उनको पेशावर नहीं लेके आ रहा है। मैं हैरान हूँ कि या कोई इस तरह मिसाल मिलता है कि कोई पंजाब का बंदा, सारे हमारे भाई है, कोई सिंध का बंदा लैंड करता है पेशावर में, और उससे वही से ले जाकर वही लेके जाते हैं पंजाब में और सिंध में, कि सिर्फ हमारी पख्तूनों और KPK के अवाम के लिए है कि आप दूसरे ज़िले में ख्वार हो जाए, दूसरे सूबे में ख्वार हो जाए और कई दिन तक वही रहे। तो बहुत अफसोस की बात है। अभी उसका सुन रहा था कि हम एयरपोर्ट खोल रहे हैं, क्या अभी तक आप किधर सोए हुए थे? ये तो हम डेली कह रहे हैं कि आप उसके लिए फ़्लाइट्स चलाओ, चार्टर फ़्लाइट्स चलाओ, कई फ़्लाइट चलाओ, इन लोगों के ले आओ, उनके अपने अपने अजला में सेंटर बनाओ। मैं तो ये डिमांड था कि आप वही से जो लोग आते बाहर से, तो उनको अपने अपने सूबों में ले आओ, हमारे KPK के लोगों को पेशावर में ले आओ, और पेशावर से आगे हर ज़िले में अपना सेंटर बनाओ, अपना ज़िले में करंटीन सेंटर बनाओ, वही लेके, और एक दिन में टेस्ट होता है, वही अपने अपने ज़िले में खसूसी गाड़ियों में शिफ्ट करे, वही उसके टेस्ट कराओ, और अगले रोज़ जो लोग उसकी टेस्ट नेगेटिव आए उनको रिलीज़ करे, अपने घर भेजे। ये कितनी दुख की बात है। मेरे तो इन लोगों पर बहुत तरस आ रहा है कि जो बात करते हैं, बात ये नहीं है कि आप MPA बन गए, आप MNA बन गए, आप वजीर बन गए, वजीर आला और वजीर आज़म बन गए। बात डिलीवरी की है, बात कौम की खिदमत की है। मैं ये कहता हूँ अपने जो KPK के जितने वज़रा और जितने लोग हैं, कि आपको सिर्फ इसके लिए रखा है कि दूसरों को बेइज्जत करो? क्या आपकी ड्यूटी है कि दूसरों को गालियाँ दे दो? मैं आपसे सवाल करता हूँ, आपके इसलिए भर्ती किया है? आप इतना नहीं कह सकते कि KPK के अवाम की क्या कसूर है, इस तरह क्यों ट्रीट किया जा रहा है, कितना जुल्म उनके साथ किया जा रहा है। पहले तो बाहर से आने नहीं देते, पहले तो बाहर से उन बेचारों की बारी नहीं आती, वही से बैठे हुए, हमें हर सिटी से कॉल आ रहा है कि हमारी नंबर नहीं आ रहा है, सारे सिफारिशी चल रहे हैं, वही से लिस्ट आता है, उस पर भेज देते हैं, वही लिस्ट देकर भेज। जिस बेचारों की लिस्ट नहीं है, पाओ उनकी डेड बॉडी भी हो, वो इस तरह पड़े हुए हैं। क्या आप में कोई गैरत है? मैं आज मुझे इस तरह बातों के लिए मैं नहीं हूँ आदि, मैं दूसरों के नकल नहीं करता हूँ, मगर अल्लाह की कसम मेरा दिल दुखी है कि मैं उन लोगों को देखता हूँ और इस जुल्म को देखता हूँ कि कितना जुल्म हो गया जी। बाज़ केसेस में खुद मैं इन्वॉल्व रहा, उनके लिए फ़ोने करता रहा, उनके लिए कोशिश करता रहा। तो मैं कहता हूँ इस तरह नहीं होता है, नुमाइंदगी कौम की इस तरह नहीं होता है, झूठ बोलने से नहीं होता है, इंतकामी कार्रवाइयों से नहीं होता है, दूसरों को चोर डाकू कहने से नहीं होता है, डिलीवरी से होता है। अपने अवाम के साथ खड़े होकर उनकी खिदमत करे। मैं एक सिंपल मिसाल देता हूँ, पूरी ये पाकिस्तान के अवाम गवाह है, सिर्फ मैं नहीं कहता हूँ, पाकिस्तान के अवाम गवाह है कि जब मलाकन डिवीजन में कस्टम एक्ट नाफिज हुआ नवाज शरीफ साहब की दौर में, मुस्लिम लीग की दौर में, और वो कस्टम एक्ट लगाया गया सूबाई हुकूमत जो PTI की गवर्नमेंट थी उनकी सिफारिश पर, उन्हें सिफारिश करके कि मलाकन डिवीजन में कस्टम एक्ट होना चाहिए। और जब मैंने बहुत कोशिश की इस तरह मुज़ाकिरात से, डार साहब के पास, फलाह के पास, सबको मिन्नतें की, और नहीं हुआ और मैं नाकाम हुआ। मुझे वो दिन याद है, मैं ये रोज़े में कहता हूँ कि मैंने वही से इस्लामाबाद से, मैंने नवाज शरीफ साहब मरी के घर में थे, मैंने उससे टाइम मांगा, ADC ने कहता टाइम नहीं है।
میں نے وہ چھوڑ کر ویسے ڈاری کیا اور اس طرح زد کر کے اس کے گیٹ میں کھڑا ہو گیا کہ مجھے اندر جانا ہے اور مجھے ملنا ہے، اور میں زبردستی اندر گیا، اور نواز شریف صاحب نے کہا کیا ایمرجنسی ہے کہ آپ یہاں آئے؟ تو میں نے کہا ایمرجنسی سے زیادہ نہیں ہو سکتے، یہ میرے بھائی کا استعفیٰ ہے جو آپ کے قومی اسمبلی کا ممبر ہے، اور یہ میرا ہے، میں آپ کا ایڈوائزر ہوں، کیونکہ ہم آج کے بعد ان لوگوں کے سامنے کس طرح جائیں گے کہ ہمارے دور میں اس پر کسٹم ایکٹ لاگو ہو، ابھی تک نہیں تھا، اتنا پاکستان بنا ہے آج تک، اور آج نواز شریف کا حکومت ہے اور اس پر ایک لاگو ہو گیا، تو ہم کس منہ سے جائیں گے بات کریں گے؟ کیا بات ہم وہی کریں گے؟ تو ہم نہیں کر سکتے۔ آپ اپنے استعفیٰ لے لو، شانگلہ میں دوبارہ الیکشن کرو اور میں بھی استعفیٰ دیتا ہوں، یہ ریکارڈ کا حصہ ہے، تاریخ کا حصہ ہے۔ اس نے ڈار صاحب کو ملا کہ ڈار صاحب اسی طرح صورتحال ہے، ڈار صاحب نے کہا نہیں ہو سکتا، ایک قانون بن گیا، ایکٹ بن گیا، یہ ملاکنڈ ڈویژن کے لوگ آسمان سے نہیں ہے، اس کو دینا ہوگا، ٹیکس بھی دینا ہوگا، سب کچھ ان کو دینا ہوگا۔ تو میں نے کہا چلو ڈار صاحب کی بات صحیح، مگر ہم اور سیاست نہیں کریں گے۔ بات یہ کہ آپ کی یہ نہیں کہ دوسرے پارٹی میں جاتے، سیاست ہی چھوڑیں گے کہ آپ اتنے میں ہم سیاسی پوزیشن میں اور ہم اپنے لوگوں کی خدمت نہیں کر سکتے، تو آج کے بعد سیاست نہیں کریں گے، خدا حافظ۔ ہم چلے جاتے، میں نیچے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر کے یہ بتاؤں گا کہ آج سے میں نے ایڈوائزر ہوں اور نہ میرا بھائی ممبر قومی اسمبلی ہے۔ وہ مجبور ہو کر اس نے دوبارہ ڈار کو فون کیا کہ ڈار صاحب اس کی قیمت بہت بڑی ہے، یہ میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں، اور اگلے روز ڈار صاحب نے آ کر میرے ساتھ پنجاب ہاؤس میں پریس کانفرنس کی میرے ساتھ ہو کے، اور اس ایکٹ کو واپس لے لیا اسٹینڈ سے۔ تو لوگ اس طرح اسٹینڈ لیتے ہیں، میں آپ کہتے ہیں اس طرح نہیں ہوتا ہے کہ صرف چمچگیری کرے۔ کل آپ نئے میں نئے ہوں گے، نہ ایم پی اے ہوں گے، نہ وزیر ہوں گے، نہ وزیر اعلیٰ ہوں گے، نہ کوئی اور چیز ہوں گے، نہ وزیر اعظم ہوں گے، اس قوم کا ایک فرد ہوں گے، تو اس قوم کو آپ کیا کہیں گے کہ میرے دور میں ان اوورسیز کے ساتھ بیڑ بکریوں کا سلوک کیا گیا، پورے پاکستانیوں کے ساتھ، اور پھر اسپیشلی میں نے بات وہی اس نے اردو میں کی کہ یہ دوسرے لوگوں کو بھی اس میں ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے کہ یہ کوئی عجیب سا کیس نہیں ہے کہ ہمارے لوگ وہی پنجاب اور سندھ میں رہے، وہی اتر جائے اور وہی کئی 10 اور 15 دن وہی قید رہے، بند رہے۔ یہ تو کسی دہشت گردوں کے ساتھ نہیں ہوا ہے جو ان لوگوں کے ساتھ عمران نیازی اور پی ٹی آئی کے دور میں ہو رہا ہے۔ میں آپ سب سے یہ بات کرتا ہوں کہ ذرا غیرت بھی کوئی چیز ہے، اپنے قوم پر ننگ کرنا بھی بہت چیز ہے، یہ عہدے کوئی چیز نہیں ہے۔ میں ان عہدیداروں سے کرتا ہوں کہ صرف چمچگیری سے کام نہیں چلتا، دن کو رات بنانا اور رات کو دن بنانے سے کام نہیں چلتا، یہ نہیں بن سکتے۔ دن ہوتا ہے، رات ہوتا ہے، اصل کام خدمت کرنا ہے، اپنے قوم کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ آپ نے جو کچھ جرم کیا یہ تاریخ کا حصہ بن کر رہے گی، ہمیں اس پر انتہائی افسوس ہے، یہ انتہائی قابل مذمت ہے جو ٹریٹمنٹ اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اور جو بھی خصوصاً ان پوری سسٹم میں پختونوں کے ساتھ کیا گیا۔ تو میں کہتا ہوں کہ نہ تو یہ قوم جاگے گی، اٹھے گی، یہ کب تک آپ کو ڈیفینڈ کرے گی، اور آپ کو اس قوم کے علاوہ اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کریں گے۔ احسان فراموشی اچھی چیز نہیں ہے، اور آپ سب سے بڑھ کر احسان فراموش ثابت ہوئے۔ آپ سب کا یہ میرے سننے، یہ میرے دل کی آواز تھی، کوئی سیاسی بات نہیں، نہ کوئی الیکشن ہو رہا ہے، نہ کوئی میں ووٹ مانگ رہا ہوں، مگر میں ایک عوامی بندہ ہوں، میرا تاریخ یہ رہی ہے، کسی نے ووٹ دیے نہیں دیے، میں نے خدمت کی ہے اور ہر ایک کی ہے، اسمبلی میں آواز اٹھائے، 7 دفعہ میں نے دوبارہ زندگی دیکھی ہے، 7 دفعہ ایک دفعہ نہیں، مگر حق بولنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ آج نیازی کے دور میں سب سے بڑا وکٹمائز میں ہوا، میری تمام کاروبار سب کو جنہوں نے ختم کرنے کی بھرپور کوشش دی، اتنے نقصانے دیے، میرے بیٹے کو، چھوٹے بیٹے کو 22 سال کی عمر کا جیل میں ڈال دیا، میرے خلاف کتنے مقدمات بنائے، مگر میں کوئی اس طرح جھکنے والا بندہ نہیں ہوں، حق بولوں گا۔ پہلے بھی دہشت گردی کے زمانے میں بھی حق بولا، اپنی زندگی کی پرواہ نہیں کی، تو نیازی کی انتقام کی کیا پرواہ کروں گا، حق بولوں گا اور بولتا رہوں گا۔ زیادتی ہے اور ناانصافی ہے، اور یہ پورے پاکستانیوں کے ساتھ اور خصوصاً پختونوں کے ساتھ انتہائی امتیازی سلوک ہو رہا ہے جو قابل مذمت ہے۔